प्यारे छात्रों, अभी तक हम सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए फर्स्ट पेपर जो है अपना संस्कृत का उसमें खंड क में पहला जो व्याकरण से संबंधित है उन सारी चीज़ों को पहले हमने पढ़ा। फिर दूसरे खंड में 3 पार्ट में वैदिक संस्कृत के बारे में जो चीज़ें हैं, भारतीय संस्कृत भाषा के प्रमुख विशेषता के बारे में जो चीज़ें हैं, भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन जो है, इस सब से संबंधित जो दूसरा बिंदु था उसके बारे में हमने देखा। इसके बाद जो चतुर्थ बिंदु है दर्शन का, उसको हमने पहले लिया था। भारतीय दर्शन में जो विभिन्न दर्शनों के बारे में बात की थी, कारण कि ये सब चीज़ें कुछ व्याख्या से संबंधित, कुछ समझने से संबंधित और कुछ विशेष बातें जो अध्यापकों के द्वारा ही समझा जा सकता है, इस दृष्टि से उन सारे विषयों को हमने पहले लिया। अब प्रथम पत्र में एक खंड माने एक बिंदु, जो तृतीय बिंदु है, जो सामान्य ज्ञान से संबंधित है, इसके जो कुछ बिंदु हैं उसकी आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि इस शीर्षक का नाम ही है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के लिए जो जो टॉपिक निर्धारित है, उन विषयों में क्या क्या बातें हो सकती है, उसका एक समूल अध्ययन करना होता है। अंतर्गर्भित शास्त्रीय व्याख्याओं की चर्चा उसमें ज़्यादा नहीं होती, लेकिन एक उस ग्रंथ से संबंधित, विषय से संबंधित जो संपूर्ण अध्ययन है, जो उसके विभिन्न पक्षों के ऊपर में चर्चा करता है, या जिन चर्चा के द्वारा उस विषय का हमें एक इस रूप में ज्ञान हो जाता है कि इसकी वस्तुस्थिति क्या है, विषय क्या है, प्रतिपाद्य चीज़ें क्या थी, इसके क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं, ये सारे पक्ष उस सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तृतीय बिंदु में पहला जो विषय है अपना, संस्कृत का साहित्यिक इतिहास। दूसरा है साहित्यिक आलोचना की प्रमुख प्रवृत्ति। और फिर रामायण, महाभारत, लौकिक विधाओं का उद्भव। तो ये सारे जो विषय है, इसके सामान्य अध्ययन हमको करना है। तो इस सामान्य अध्ययन में जो जो चीज़ें अपेक्षित है उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे, और उस चीज़ को आप लोग स्वयं संस्कृत साहित्य के इतिहास से भी देख सकते हैं। इसीलिए इसमें ज़्यादा विशेष व्याख्या की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ जो अपना शास्त्रीय ग्रंथ है, लाक्षणिक ग्रंथ है, जैसे आपका नाटक है, महाकाव्य है, काव्य के लक्षण हैं, इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं, उस सब में चर्चा
अपेक्षित होगी, जिसकी चर्चा क्रमिक करेंगे। तो हम केवल उस बिंदु मात्र को आपको यहाँ बताना चाहेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से सामान्य ज्ञान के लिए अपेक्षित होता है, और क्या क्या उसके बिंदु हो सकते हैं जहाँ प्रश्न की संभावना रहती है। उस दृष्टि से हम प्रथम आज बिंदु को लेते हैं, फिर क्रमिक चर्चा करेंगे। तो पहला जो बिंदु है हमारा, ये है संस्कृत का साहित्यिक इतिहास। ध्यान दीजिए, संस्कृत का इतिहास नहीं है, एक विशेष इसमें जुड़ा हुआ है साहित्यिक इतिहास। अब संस्कृत साहित्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, इसको पहले ध्यान रखें। तो साहित्य के अंतर्गत वो समस्त शास्त्र आ जाते हैं जो संस्कृत वाङ्मय में विभिन्न विषयों को लेकर के किसी आचार्य के द्वारा, कवि के द्वारा कोई सिद्धांत स्थापित किए गए हों, उस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जो उनकी रचनाएं हैं, या कुछ लाक्षणिक ग्रंथ हैं जिससे संबंध में उसकी रचनाएं हैं, या कोई ऐसी कृति है जिन कृतियों में विभिन्न परंपराओं के बारे में, विभिन्न विषय से संबंधित स्वतंत्र ग्रंथ अस्तित्व के रूप में दिखाई देता है। अवगतम। तो इस दृष्टि से हम संस्कृत साहित्य को सामान्य रूप से यदि देखते हैं तो उसको दो भागों में बांटते हैं, जिसको हम कहते हैं वैदिक संस्कृत साहित्य, और दूसरा है जिसे हम कहते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य। तो यहाँ जो इस टॉपिक के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत जो अपने को ध्यान रखना है वो है लौकिक संस्कृत साहित्य से संबंधित बातें, क्योंकि द्वितीय जो बिंदु था उसमें वैदिक संस्कृत के बारे में लगभग सभी पक्षों के ऊपर में विचार किया गया था। तो ये जो तृतीय बिंदु है, इसमें हमको लौकिक संस्कृत से संबंधित जो साहित्य उपलब्ध है, उनमें जो प्रमुख साहित्य है, जिनकी प्रसिद्धि है और जो विभिन्न पक्षों के बारे में चर्चा करता है, उन समस्त साहित्यिक ग्रंथों के बारे में हमको जानकारी रखनी है। अवगतम। तो इसका मतलब लौकिक संस्कृत साहित्य का जो हमारा प्रथम सोपान माना जाता है वो होता है रामायण महाभारत से प्रारंभ होता है, क्योंकि आदि काव्य के रूप में हमारा वाल्मीकि रामायण स्वीकृत है। दूसरा जो काव्य है वो महाभारत है। ये समस्त संस्कृत साहित्य का उपजीव्य काव्य कहा जाता है। तो इस सब की चर्चा तो हम क्रमिक करेंगे, इसीलिए साहित्य से संबंध हमारा यहाँ लौकिक संस्कृत की वो रचनाएं, जो रचनाएं संस्कृत के सिद्धांतों को, संस्कृत की परंपराओं को, संस्कृत में लिखे गए विभिन्न विषयों को प्रकट करता है, उपस्थापित करता है, और वो जो हम सबके शास्त्रीय परंपरा में, व्यवहार परंपरा में, अध्ययन परंपरा में प्रचलित है, उन ग्रंथों के
यहाँ विशेष चर्चा हम करेंगे। उसमें भी जिस जिस ग्रंथ विशेष के बारे में हमें निर्देश दिया गया है कि इन इन ग्रंथों को अपने को पढ़ना है, तो उसी ग्रंथ विशेष के बारे में हम यहाँ फिलहाल ज़्यादा चर्चा करेंगे। बाकी उससे संबंधित अन्य ग्रंथों की भी जितनी जानकारी हमारे पास होती है तो वो एक अच्छी बात है। तो हम पहले तो ये ध्यान कर ले कि यह प्रकरण लौकिक संस्कृत साहित्यों को लेकर के है, उसमें इसकी हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो इसमें जो शब्द दिया हुआ है कि ये जो संस्कृत साहित्य है इसका इतिहास क्या रहा है, तो सभी शास्त्रों के बारे में, सभी विषयों के बारे में जो परंपरा में प्रचलित है, जो सिद्धांत है, जो मापदंड है, उनको कालक्रम के आधार पर उसका क्या स्वरूप रहा, विषय के आधार पर उसका क्या स्वरूप रहा, सामाजिक आर्थिक विषयों के व्याख्यान या निदर्शन में उसका क्या स्वरूप रहा, इन सारी चीज़ों की जानकारी आगे की आने वाली पीढ़ी को मिले, इसके लिए हमें तत्तद संबंधित विषयों के ग्रंथों के समूल अध्ययन जो कराता है, भूतकालिक समस्त घटनाओं को लेकर के जो रचना की जाती है, प्रायः वही कृति इतिहास के नाम से जाना जाता है। अवगतम। इसीलिए इतिहास इस शब्द का मूल तात्पर्य है कि पूर्व की घटित घटना। तो पूर्व की घटित घटना, पूर्व में वर्णित विषयों को किसी क्रम विशेष के आधार पर, किसी विषय विशेष के आधार पर, किसी परंपरा विशेष के आधार पर उसे आगे की पीढ़ी को बताने के लिए जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उसे ही हम सामान्य रूप से इतिहास कहते हैं। तो इतिहास के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं। उन इतिहास के स्वरूप में जो मुख्य रूप से साहित्य से संबंधित इतिहास है, वह इतिहास हमारा यहाँ वर्ण्य विषय है। इसीलिए देश काल या किसी राज्य विशेष, किसी स्थान विशेष के विविध वर्णनों को लेकर के यहाँ इतिहास की बात नहीं की जाएगी, अपितु प्राचीन काल में संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो रचनाएं हुई थी, उसका स्वरूप क्या रहा, उन सारी चीज़ों की स्थिति में वर्तमान तक आते आते उसमें क्या बदलाव हुआ, क्या उसकी स्थितियां बनी, ये सारी की सारी चीज़ों का वर्णन इतिहास रूपी ग्रंथ में किया जाता है। अवगतम। तो इसीलिए संस्कृत का साहित्यिक इतिहास, इस टॉपिक को समझने के लिए इनके कुछ मूल बिंदु को समझना चाहिए और उससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं, तो उसको उसी दृष्टि से उत्तर देना है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप जिस इतिहास की बात करते हैं, तो संस्कृत साहित्य के इतिहास की क्या आवश्यकता है, इसका प्रयोजन क्या है, इसको क्यों हम करते हैं। तो इसलिए
साहित्यिक इतिहास की आवश्यकता, उसका स्वरूप, ये सारे विषय इसके प्रमुख समझने का विषय, प्रतिपाद्य विषय के रूप में प्रश्न में आ जाता है। हम एक इस बिंदु को अभी लेते हैं, जो साहित्यिक इतिहास की आवश्यकता क्यों, साहित्यिक इतिहास की अवधारणा क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, अवगतम। तो हम इसी प्रथम बिंदु के ऊपर में साहित्य इतिहास की आवश्यकता, अवधारणा, विशेष रूप से संस्कृत साहित्य के रूप में इस विषय को लेकर के अपने को चर्चा करनी है, अवगतम। तो ये हमने कुछ, आज चूँकि इस नए विषय का प्रारंभ है, इसीलिए आप इसको विषय वस्तु को समझ लें कि इसमें हमको करना क्या है, किस तरह की तैयारी करनी है, इसलिए ये चीज़ें हमने आपको बताई। अब जो प्रथम जो बातें आई साहित्यिक इतिहास की आवश्यकता, तो ध्यान दीजिए कि किसी भी भाषा में, भाषा कोई भी हो, उसमें साहित्य का विकास, उस भाषा की जो शुद्धता है, जो उस भाषा की विषयगत विशेषता है, जो उस भाषा में व्यापक चिंतन है, तथा उसमें जो समाज के लिए उपयोगी जो सिद्धांत है, ये सारी की सारी चीज़ें उस साहित्यिक भाषा के विकास में सहायक होता है, इसके मूल कारण होते हैं। अर्थात किसी भी साहित्य का विकास निर्भर करता है उसकी भाषा की शुद्धता पर, विषयगत विशेषता पर, उसके व्यापक चिंतन पर, और वो समाजोपयोगी कितना है, इस सब पे उस भाषा का विकास निर्धारित होता है, उस भाषा का विकास उतना होता है। तो समाज में जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जैसे मैंने बताया आपको, उसको उसके उन्नत जीवन, उसका उन्नत चरित्र और उन्नत भविष्य की दिशा दिखाने के लिए कि हमारी परंपरा क्या रही है, हमारे शास्त्रों के स्वरूप क्या रहे हैं, भाषागत वैशिष्ट्य क्या रहा है, इन सारी चीज़ों को आगे आने वाली पीढ़ी को दिखाने एवं भूतकाल में जो सामाजिक चिंतन था, जो सामाजिक रीतियाँ थी, जो सामाजिक परंपराएं थी, जिसका उस तात्कालिक कृतियों में, रचनाओं में, साहित्य में जिसका वर्णन देखा जाता है, उन सब से परिचित कराने के लिए और उससे संबंधित समस्त ज्ञान के क्षेत्रों में एक विस्तार करने के लिए उस साहित्यिक रचना को जानकारी करने की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से साहित्य रचना की व्यापकता की दृष्टि से कह लीजिए, तात्कालिक उस समाज के विभिन्न परिस्थितियों की जानकारी की दृष्टि से कह लीजिए, आपको साहित्यिक इतिहास की आवश्यकता होती है, जिसमें हमें किसी देश, जाति या समाज में जो अस्पृष्ट, जिसको किसी ने छुआ नहीं, जिसको किसी ने देखा नहीं, या जिसको जो किसी के सामने में नहीं आया है, उन सारी चीज़ों को, और जो चीज़ें अज्ञात है, जो अतीत स्वरूप को जानने में मदद करता है, उन सारी चीज़ों को भविष्य की आगे आने वाली पीढ़ी को जानकारी देने के लिए इतिहास की ज़रूरत पड़ती है। तो संक्षेप में यदि हम इसको क्रमिक अपने उत्तर देने की शैली में यदि कहें, तो भाषा
कि विकास में मूल कारण उस भाषा में की शुद्धता, भाषा में व्यापक चिंतन, तात्कालिक सामाजिक घटनाओं का चित्रण और उसके वर्णन का जो विशुद्ध जो विश्लेषण करने की जितनी व्यापकता जिस शास्त्र में, जिस साहित्य में होती है, उसका उस साहित्य का विकास उतना होता है। और हमारे अतीत के जीवन, अतीत की परंपरा, अतीत में घटने वाली घटनाओं का ज्ञान चूँकि उस समय के रचनाओं में से हमें उपलब्ध होता है, अतः उन समस्त चीज़ों की जानकारी के लिए इतिहास की आवश्यकता होती है। अवगतम। तो साहित्यिक इतिहास के द्वारा जहाँ हम एक और उसमें वर्णित विषयों के आधार पर उसके सामाजिक, आर्थिक, चारित्रिक और अन्य सामाजिक स्वरूप को जानने का हमें अवसर मिलता है, तो दूसरी ओर भाषा विशेष की संरचना, उसके शब्द भंडार, उसकी रचना धर्मिता आदि जो शास्त्रीय तत्व है, जो साहित्यिक विधा है, उस विधाओं की भी जानकारी हमें साहित्यिक इतिहास से प्राप्त होती है। अवगतम। तो इसलिए प्राचीन जो हमारा जो साहित्यिक स्वरूप है, उसका इतिहास दो मुख्य चीज़ों के लिए हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों कि पहला तो उस समय की पूर्व काल की, अतीत काल की विभिन्न परिस्थितियों, घटनाओं, उनके स्वरूप, सामाजिक आर्थिक स्वरूप जो एक विषय की दृष्टि से है, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और दूसरा जो उस भाषा में व्यापकता है, भाषा की से संबंधित जो संरचना है, उसके शब्द भंडार है, उसमें अर्थबोध के लिए जो भाषा का एक वैज्ञानिक स्वरूप है, इन सारे तत्वों की जानकारी हमें उस साहित्यिक रचना से प्राप्त होती है। अवगतम। तो किसी भी भाषा में रचित जो लिखे गए जो साहित्यिक कृतियों का ज्ञान है, उसकी साहित्यिक समृद्धि एवं परस्पर एक दूसरे की जो भाषा है, उस भाषा के स्वरूप, उसकी व्यापकता, साहित्यिक समृद्धियाँ, परस्पर तुलनात्मक दृष्टि से भाषा संबंधी विशेष ज्ञान के लिए भी साहित्यिक इतिहास की आवश्यकता होती है। यदि साहित्यिक इतिहास न हो तो उस समय में विभिन्न क्षेत्र के आधार पर, विभिन्न भाषा के आधार पर जो भाषाएं प्रचलित थी, जो भाषाओं में साहित्य की रचना हुई, उसका परस्पर तुलनात्मक अध्ययन करना हो, किसी भाषा विशेष की विशेष स्वरूप को यदि जानना हो, दोनों में साम्य वैषम्य को यदि परखना हो, या उस समय के उच्चतर जो सामाजिक जो परिस्थितियां थी उसको जानना हो, तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए साहित्यिक इतिहास की आवश्यकता होती है। अवगतम। इसी तरह साहित्यिक इतिहास के द्वारा भले ही किसी ग्रंथ विशेष का संपूर्ण न हो, जैसे मैंने कहा कि ये सामान्य ज्ञान है, तो मान लीजिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम हमारे प्राचीन साहित्यिक रचना है। अब उस प्राचीन साहित्यिक रचना में अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रतिपद, श्लोक और अंक में क्या क्या चीज़ें वर्णित है, उसका हमें भले ही ज्ञान न हो और उसकी अपेक्षा भी नहीं होती है। इतिहास में अपेक्षा होती है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचना हुई जिस समय में, उस समय उसमें जो वर्णित जो विषय हैं, उन विषयों के द्वारा तात्कालीन सामाजिक स्वरूप का क्या हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ये जानकारी अवश्य मिल जाती है कि उस समय में अध्ययन परंपरा क्या थी, गुरुकुल अध्ययन परंपरा क्या थी, स्त्रियों का
आश्रमों में प्रवेश था कि नहीं था, उसकी रक्षा का दायित्व क्या है, परस्पर ऋषियों का समाज के प्रति क्या कर्तव्य था, परस्पर प्रकृति के साथ में मनुष्य का क्या संबंध था, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है ये उस अभिज्ञान शाकुंतलम के विषयों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो हम इस बात से अभिज्ञान शाकुंतलम इस ग्रंथ से उस समय में गुरुकुल परंपरा का ज्ञान, राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य का ज्ञान, सामाजिक दशा का ज्ञान, स्त्रियों के अध्ययन या उसके जो सेवा का जो धर्म था इसका ज्ञान, ये सारी चीज़ों की जो एक जानकारी हमें प्राप्त होती है तो वह जानकारी एक सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए साहित्यिक इतिहास के द्वारा भले ही किसी ग्रंथ विशेष के अंतर्गर्भित समस्त पक्षों का ज्ञान हमें भले ही न हो, लेकिन उसमें वर्णित विषयों के आधार पर तात्कालिक जो सामाजिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक और चारित्रिक, राजनीतिक इत्यादि जो भी पक्ष है उन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। जैसे मान लीजिए कल्हन की राजतरंगिणी है, बिल्हन का विक्रमांक देवचरितम है, तो विक्रमांक देवचरितम हम यदि ग्रंथ विशेष को न भी पढ़ें लेकिन उसमें वर्णित जो सिद्धांत है उसका सामान्य ज्ञान हमें हो जाता है, तो उस समय में राजाओं की परंपरा और प्रजा के साथ में उसका संबंध, तो ये जो उस समय के तत्कालीन जो परिस्थिति है इसकी समस्त जानकारी हमें मिलती है। दूसरी बात भाषा संरचना की दृष्टि से कि भाषा का कितना उत्कर्ष विकास था, साहित्यिक संरचनाएं कितनी समृद्ध थी, भाषा का प्रयोग किस रूप में होता था, ये सब सारे के सारे इन उत्कृष्ट रचनाओं के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह इतिहास यद्यपि किसी ग्रंथ विशेष का संपूर्ण अध्ययन भले ही नहीं कराता हो, लेकिन उस ग्रंथ विशेष में के द्वारा तात्कालीन भाषा विज्ञान की दृष्टि से, भाषा की संरचना की दृष्टि से और उसमें वर्णित सिद्धांतों के आधार पर समाज की विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान कराने के लिए इतिहास परम आवश्यक होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि माघ का शिशुपाल वध है, तो क्या उस समय में क्या परिस्थिति थी, दूत का संवाद क्या था, परस्पर राज्य के प्रति लोगों की क्या स्थितियाँ थी। तो कालिदास का रघुवंश है अथवा भवभूति का उत्तर रामचरितम है, तो ये सारे के सारे जो ग्रंथ विशेष है उन ग्रंथ विशेष के द्वारा उस समय की विभिन्न परिस्थितियों की जानकारी, उस समय में प्रचलित भाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग, उसका व्यवहार कैसा था, इस समस्त चीज़ों की जानकारी यदि हमें आने वाली पीढ़ी को देना होता है तो उसके लिए इतिहास की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि अपने अतीत को देखने, समझने और उन परंपराओं के ज्ञान के लिए, उन समय में प्रचलित भाषाओं के प्रयोग के लिए और लोक व्यवहार में उसकी प्रासंगिकता की स्थिति को जानने के लिए इतिहास आवश्यक है। तो जैसे अन्य इतिहास की ज़रूरत है उसी तरह से साहित्यिक इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बल्कि अन्य इतिहास के अपेक्षा साहित्यिक इतिहास जो है वो समाज की संपूर्ण विवरणों को उपस्थापित करता है। अतः अन्य इतिहास की दृष्टि से भी यदि देखें तो साहित्यिक इतिहास का होना अत्यंत आवश्यक और अपेक्षित माना जाता है। अतः संस्कृत इतिहास की आवश्यकता है। अब हम दूसरा जो इसमें बिंदु है कि इतिहास की आवश्यकता तो है, लेकिन इतिहास, साहित्यिक इतिहास का स्वरूप क्या होगा। हम देखते हैं कि जो हमारे अन्य इतिहास है, राजा से संबंधित, देश पर राज्य शासन से संबंधित विभिन्न हमारे पास जो इतिहास उपलब्ध है, इतिहास का मतलब वो होता है विभिन्न जो घटना है, जो युद्धादि जो है उससे संबंधित जो अधिकतर स्थितियाँ आती है वही चीज़ें इतिहास में।
लेकिन इतिहास का वो एक संक्षिप्त रूप है। तो साहित्यिक इतिहास का स्वरूप क्या होना चाहिए? यदि आपको परीक्षा में पूछ देता है कि संस्कृत साहित्य के इतिहास, साहित्यिक इतिहास के स्वरूप के बारे में संक्षेप में विवेचन कीजिए, संस्कृत साहित्य का स्वरूप, इतिहास का स्वरूप कैसा होना चाहिए, या संस्कृत साहित्य के इतिहास के स्वरूप में क्या क्या पक्ष होते हैं, किन स्वरूपों के आधार पर संस्कृत साहित्य का इतिहास का आधार या स्वरूप तय होता है, ये सारे प्रश्न को किसी भी प्रकार से घुमा करके पूछा जा सकता है। तो इस तरह से इसको उत्तर देने के लिए संस्कृत साहित्य के इतिहास का क्या स्वरूप है, ये एक छोटे से प्रश्न के रूप में इसको हमको देखना है। अवगतम? तो हम इसी बिंदु पर चर्चा करते हैं, साहित्यिक इतिहास का स्वरूप। तो अभी हमने देखा कि साहित्यिक इतिहास मूल रूप से दो तरह की चीज़ों को उपस्थापित करता है। एक समाज में घटित घटनाओं को, समाज में होने वाली विभिन्न परिस्थितियों को, और दूसरा उस भाषा विशेष की व्यापकता और भाषा के विभिन्न पक्षों को भी प्रकाशित करता है। अब हम साहित्यिक इतिहास की दृश्य के स्वरूप के ऊपर में यदि चर्चा करते हैं तो विषय के आधार पर इतिहास का स्वरूप अलग अलग होता है। जैसे प्राचीन राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्वरूप को बताने वाला इतिहास अपने अपने विषयों को जिस प्रकार से रेखांकित और उसका परिचय प्रदान करता है, उसी प्रकार प्राचीन काल के साहित्य में संबद्ध भाषा के प्रमुख तथा काल सिद्ध, काल के आधार पर उनकी रचनाकारों का परिचय उपस्थापित करता है। तो साहित्यिक इतिहास में उस समय में जो रचित रचनाएं हैं, उन रचनाओं की जानकारी और उन रचनाकारों की जानकारी हमें प्राप्त होती है साहित्यिक इतिहास में, जिसमें यह आवश्यक नहीं है कि केवल प्रकाशित सभी ग्रंथ का विवरण उपलब्ध हो, क्योंकि संस्कृत साहित्य इतना विस्तार है कि प्रत्येक काल में और प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक क्षेत्र में कितनी रचनाएं हुई, उन सबका वर्णन इतिहास में हो, ये संभव नहीं है। अतः तत्त काल में, तत्त प्रांत में जो ऐसी प्रमुख साहित्यिक रचना है जो प्रचलित सिद्धांत के रूप में है, उन चीज़ों का, उन साहित्यिक रचनाओं का वर्णन तो अवश्य होना चाहिए। अवगतम? तो उसी बात को इस रूप में हमको समझना है कि जिसमें यह आवश्यक नहीं होता है कि केवल प्रकाशित सभी ग्रंथों का विवरण हो, अपितु अप्रकाशित ग्रंथ भी भाषा साहित्य के स्वरूप का परिचायक होता है। तो जिसकी जानकारी देना, जो ऐसे ग्रंथ जो अप्रकाशित है और जिन अप्रकाशित ग्रंथों में उस समय के विभिन्न स्वरूप को बताया गया है, उन सब की भी जानकारी हमें उस इतिहास में देना होता है। तो इस तरह से यद्यपि विस्तृत क्षेत्र एवं व्यापक दृष्टि होने से संस्कृत साहित्य के इतिहास में सभी प्राचीन प्रकाशित अप्रकाशित ग्रंथों का परिचय देना संभव नहीं होता, फिर भी कालजयी ऐसी रचना जो किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में लिखी गई हो, उसका उल्लेख अवश्य होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, इसी तरह इतिहास में, साहित्यिक इतिहास में ग्रंथों के साथ साथ ग्रंथकारों का परिचय, उसकी रचनाएं, उसकी वंश परंपरा, उसका पांडित्य तथा उसकी कृति, इन सारी चीज़ों का उल्लेख साहित्यिक इतिहास में होता है। तो जिसके लिए विशेषतः आधुनिक दृष्टि से संपन्न इतिहासकार के लिए यह आवश्यक माना जाता है। तो आजकल जो हम इतिहास लिखने की परंपरा देख रहे हैं,
उस परंपरा में साहित्यिक इतिहास का जो प्रतिपाद्य जो विषय है, जिसके आधार पर साहित्यिक इतिहास का स्वरूप तय होता है, उस स्वरूप के अंतर्गत रचना का वर्णन तो है ही, रचना में प्रतिपादित जो विषय है उसका उल्लेख तो है ही, लेकिन उस रचनाकार के वंश परंपरा का, उसके पांडित्य का, उस समय के अन्य विद्वानों के साथ में जो उसके परस्पर समकालिक जो विद्वान हैं, इन समस्त चीज़ों की चर्चा उस साहित्यिक इतिहास में किए जाते हैं। अवगतम। उसी कहते हैं किसी भी समीक्षा, क्योंकि उस समय की स्थिति को बताने के लिए, किसी रचना की समीक्षा के लिए कृति के साथ साथ रचनाकार का परिवेश, उसकी मनोवृत्ति आदि को समझने के लिए लेखक का परिचय भी होना आवश्यक है कि लेखक किस परिस्थिति में था और किस मानसिक अवस्था में होकर के उसने उसकी रचना की। जैसे मान लीजिए कालिदास का मेघदूत है, तो मेघदूत की रचना के समय में कालिदास का मनोभाव कुछ भिन्न है, और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना के समय में कालिदास का मनोभाव भिन्न है, रघुवंश की रचना करते समय में मनोभाव भिन्न है। तो इस दृष्टि से परिस्थिति के आधार पर, विषय के आधार पर भी और मनोवृत्ति के आधार पर में भी रचना का वैशिष्ट्य, रचना में अलग अलग स्वरूप दिखाई देते हैं। इसीलिए उस रचना के साथ साथ रचनाकारों का परिचय भी इतिहास, साहित्यिक इतिहास में होना चाहिए। अवगतम। तो साहित्यिक इतिहास लेखन में भी वैज्ञानिक के समान ग्रंथों का वर्गीकरण अब ये होना चाहिए कि साहित्यिक जब हम इतिहास लिखते हैं तो जैसे हम किसी अन्य इतिहास में अलग अलग विषय को विभाजित करके उसके क्षेत्र को प्रकाशित करते हैं, उसको अतीत के उन विषयों को अलग अलग क्रम में लेकर के एक क्रम विशेष के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, उसी तरह से इस साहित्यिक इतिहास के लेखन में भी ग्रंथों का वर्गीकरण काल के आधार पर अथवा साहित्य के प्रकार के आधार पर, साहित्य के भेद के आधार पर किया जाता है, जिसमें परस्पर संबंध, तारतम्य और विकास का विवेचन हमें उस इतिहास में प्राप्त होता है। यह साहित्यिक इतिहास विषय की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से, कालक्रम की दृष्टि से इसको विभाजित करके इसको छोटे आकार में, बड़े आकार में, जैसा भी है उस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो वर्तमान समय में जो संस्कृत साहित्यिक इतिहास के लेखन की जो परंपरा है, उसके स्वरूप में यदि हम देखते हैं कि जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाता है, तुम उसको अलग अलग कालों में बांट लेते हैं, ये रीति काल है, ये भक्ति काल है, ये आधुनिक काल है, तो इस तरह से विभाग होता है। लेकिन संस्कृत साहित्य के इतिहास के स्वरूप में इस तरह से विभाग करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आधुनिक काल का इतिहास की तरह संस्कृत साहित्य को हम इस तरीके से जरूर बांट सकते हैं कि जो प्राचीन काल का इतिहास, प्राचीन काल की साहित्यिक रचनाएं, मध्यकाल की साहित्यिक रचनाएं और आधुनिक काल की साहित्यिक रचनाएं। इसी तरह से आजकल जो संस्कृत साहित्य का इतिहास विद्वान लिख रहे हैं, चूँकि विषय इतना व्यापक हो जाता है कि एक साथ उस इतिहास में सभी चीज़ों को देना संभव नहीं होता, इसीलिए इसे हम दो पार्ट में बांट लेते हैं, वैदिक संस्कृत साहित्य का इतिहास और लौकिक संस्कृत साहित्य का इतिहास। तो इस तरह से वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, इन सब को लेकर के हम अलग विस्तार से चर्चा करते हैं। और दूसरा जो पार्ट होता है वो लौकिक संस्कृत साहित्य का इतिहास, जिसे हम रामायण से लेकर के परवर्ती काव्यों की जिसमें चर्चा करते हैं। कुछ आजकल के लेखक ये भी हो रहे हैं कि जो वैदिक और संस्कृत के जो मुख्य साहित्य हैं, उन मुख्य साहित्यों की चर्चा करके समेकित करके इतिहास लिखते हैं। तो इतिहास का आकार लघु और छोटा हो सकता है, इतिहास का स्वरूप
विषय की दृष्टि हो सकता है। अब इसी तरह से हम यदि साहित्यिक ग्रंथ को काव्य के आधार पर ले तो केवल काव्य को लेकर के इतिहास लिखा जा सकता है। ऐतिहासिक काव्य का ऐतिहासिक स्वरूप, नाटक का ऐतिहासिक स्वरूप, चंपू काव्य का ऐतिहासिक स्वरूप। तो विषय विशेष की दृष्टि से साहित्यिक इतिहास का स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकता है। तो इस प्रकार यदि हम इसे देखें तो संस्कृत साहित्य का स्वरूप जो निर्धारित किया जाता है उसमें साहित्य के अलग अलग विधाओं के आधार पर किया जा सकता, कालक्रम के आधार पर किया जा सकता, विषय की दृष्टि से भी किया जा सकता। तो इन समस्त स्वरूपों को निर्धारित करके विभिन्न स्वरूपों में संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा जाता है और उसका स्वरूप हो सकता है अवगतम, जिसमें जैसे मान लीजिए हम भारत में प्रचलित संस्कृत व्याकरण की परंपरा या व्याकरण का इतिहास, तो हम देखते हैं कि पाणिनि के पूर्व में ऐसे 10 प्रसिद्ध वैयाकरण है जिसका उल्लेख तो पाणिनि ने अपने ग्रंथों में किया। तो उस समय में भाषा विशेष के बारे में व्याकरण का क्या स्वरूप था उसकी जानकारी हमें करनी है। तो केवल व्याकरणात्मक जो इतिहास है उसको लेकर के भी अलग इतिहास लिखे जा रहे हैं। एक महाकाव्य की परंपरा, तो महाकाव्य में कौन कौन से आते हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के हो सकता है। तो ये एक विषय विशेष की दृष्टि से जिसमें तत्तद कवियों की रचनाओं के बारे में, उसका रचनाकारों का परिचय के साथ में उन कृतियों का संपूर्ण विवरण जो होता है वो विवरण साहित्यिक स्वरूप के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार संस्कृत साहित्य के इतिहास का स्वरूप बहुमुखी, बहुआयामी और बहुस्तरीय होता है, जिसमें भाषा एवं साहित्य के विभिन्न स्रोतों जो गद्य, पद्य, चंपू, नाटक, उपन्यास, दूत काव्य आदि विभिन्न विषयों की दृष्टि से, काव्यों की संरचनाओं की दृष्टि से उसमें हमें उनके साहित्य के स्वरूप का हमें परिचय प्राप्त होता है। इसी तरह से आप जो देखो तो हमें भाई जैसे मान लीजिए कि विभिन्न पक्षी, ये तो एक जो प्रचलित हमारे पास सिद्धांत है, हम जब देखते हैं कि कोई ऐसा विषय नहीं है, जैसे मान लीजिए काम शास्त्री है तो काम शास्त्र में की साहित्यिक जो हमारी रचनाएं हैं उसी को यदि देखा जाए तो एक बहती परंपरा है। इसी तरह से नाट्य शास्त्र की अलग परंपरा है, श्रृंगार गीत शास्त्र की अलग परंपरा है, इसी तरह से नृत्य विधाओं की अलग परंपरा है। तो उन सभी कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसकी व्यापक परंपरा न हो, और उन विषय विशेष को लेकर के भी इतिहास का स्वरूप, साहित्यिक इतिहास का स्वरूप तय होता है, और एक इतिहास का स्वरूप जो समेकित रूप में हो सकता है ये भी किया जा सकता है अवगतम। तो इस तरह से आज हमने इसके छोटे से स्वरूप की कुछ चर्चा की है, जिसकी चर्चा के साथ इसी तरह से प्रमुख विषयों को हम लेंगे। तो इतिहास का, साहित्यिक इतिहास का क्या वैशिष्ट्य है, और एक छात्र ने प्रश्न किया था, वो चर्चा था कि संस्कृत के उद्भव और विकास से संबंधित। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी क्रमिक हम चर्चा करेंगे, और फिर इसके बाद हम द्वितीय जो पत्र है उस पर जल्दी आना चाहेंगे। तो इस तरह से आप लोग स्वयं भी इस विषय को देखें, क्योंकि सामान्य ज्ञान से संबंधित है तो इस पर ज़्यादा समय लगाना इतना उचित नहीं है। हाँ, जब हम कुछ काव्य की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे, जब हम विभिन्न चंपू, गद्य, पद्य इत्यादि की जो विश्लेषण की जो बातें करेंगे उस समय में ज़्यादा विस्तार में जाएंगे। बाकी आपको किन किन बिंदुओं को ध्यान रखना है, अब रामायण में किन किन बिंदुओं को ध्यान रखें, महाभारत में किन किन बिंदुओं को ध्यान रखें जो प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसका प्रतिपादन हमको कैसे करना है, इस सब की चर्चा को लेकर के हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज यहीं पर मैं इसको बंद करते हैं और पुनः कल अपनी कक्षा के साथ उपस्थित होते हैं। इसको आगे बढ़ाइए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि
उसमें कोई सुधार की गुंजाइश हो तो उसको उस तरीके से किया जा सके। धन्यवाद, है ना।